Hello students, in this video we will discuss about the some topics of the second unit of mechanics, and now we will start from conservation theorems. Firstly we will discuss about the conservation theorem for linear momentum for a particle. देखिए हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है, अगर उस पर टोटल फोर्स जीरो एक्ट हो रही है, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है उस पार्टिकल पे, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है. कैसे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स जीरो एक्ट हो रही है उस पर, तो इट मीन्स हमारे पास डी पी बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा. दिस बिकम्स P विल बी कांस्टेंट. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई सिंगल पार्टिकल लेके चल रहे हैं, उस पर टोटल नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट हो रही है, मतलब कोई फोर्स ओवरऑल एक्ट नहीं हो रही उस पर एक्सटर्नल, उस केस में उसका मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है. तो दैट इज अबाउट द लीनियर कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. अब देखिए ये क्या कहते हैं कि अगर टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का उस केस में भी कंजर्व होगा अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस उस सिस्टम पे ज़ीरो हो. मतलब पहले तो हम लेके चले थे सिंगल पार्टिकल का केस. अब मैं अगर मान लेती हूँ कि सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो अगर टोटल जो जितने पार्टिकल्स हैं n पार्टिकल्स हैं उन पे नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट हो रही है एक्सटर्नल, उस केस में भी उस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा. Now next is the conservation theorem for angular momentum of a particle. अब सिंगल पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूव करेंगे. तो इसमें देखिए हमें पता है कि जो L है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो होते हैं R क्रॉस P, एंड जो टाउ होते हैं दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F. ठीक है. और अब देखिए हम टाउ की वैल्यू निकालेंगे. आर क्रॉस एफ है ना, एफ की वैल्यू सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, तो डी पी बाई डी टी इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं एफ की जगह. ठीक है. तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी आ रहा है. अब मैं ना इसको देखो डी बाई डी टी जो है इसको वैसे तो बाहर नहीं लेके आ सकती क्योंकि डेरिवेटिव ओनली पी का है, आर क्रॉस तो बाहर पड़ा है, तो इसलिए डी बाई डी टी को डायरेक्टली मैं आर क्रॉस के आगे नहीं लिख सकती. बट हम अलग से सॉल्व करके देखते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी अगर हो तो इसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, उसे सॉल्व करके देखते हैं. तो डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. आर क्रॉस मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज. ओके. तो अब देखिए इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. हमें आर क्रॉस डी पी बाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी, तो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी को एक साइड रखते हैं, तो ये वाली टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि जो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से आएगी वो होगी ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी माइनस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी. ऐसे लिख सकते हैं इसको हम. ठीक है. तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे टाउ, ये किसके इक्वल है, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, टॉक के. तो इट मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम टॉक के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू टाउ. ठीक है. अब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. जो डी आर बाई डी टी है इसको हम वी लिख सकते हैं, और पी भी हमें पता है एम इंटू वी होता है. तो टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी. इसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया. डी आर बाई डी टी ये वी वेलोसिटी है और पी एम वी है. अब मास कांस्टेंट होते हैं, मास को बाहर लिख सकती हूँ, तो v क्रॉस v ज़ीरो हो जाएगा. इट मीन्स ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो टाउ इज इक्वल टू दिस सिंगल टर्म बचेगा क्योंकि ये टर्म तो ज़ीरो ही हो रही है हमारे पास. तो टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी. आर क्रॉस पी हमें पता है एल है, तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी आ गया. अगर मान लो नेट सिस्टम पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, मतलब अगर ये ज़ीरो हो जाए, उस केस में डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा. डी एल बाई डी टी ज़ीरो होने का मतलब है कि एल कांस्टेंट है. तो इससे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूव होता है. अब ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने सिंगल पार्टिकल के लिए डिस्कस किया है.
अब इसी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेके चलेंगे कि सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स मान लेते हैं हम, तो n पार्टिकल्स के केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूव करेंगे। हाँ जी, नाउ देखिए, अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, मैं किसी ith पार्टिकल को लेके चलती हूँ, तो अगर xy प्लेन में इसे मैं ड्रॉ करना चाहूँ, कोई ith पार्टिकल है सपोज यहाँ पे, उसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेती हूँ ri वेक्टर। सिमिलरली कोई jth पार्टिकल है सिस्टम के अंदर, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं rj वेक्टर। ठीक है, तो इनका जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा rij वेक्टर, लिख सकते हैं उसको हम। अब ये थ्योरम क्या कहती है, कंजर्वेशन थ्योरम, कि अगर सिस्टम में सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व हो जाएगा अगर उसमें भी ऐसा हो कि नेट टॉर्क कोई एक्ट नहीं कर रहा, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई उस पर फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, कोई टॉर्क नहीं है एक्ट हो रहा, मतलब उस केस में अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम इसमें भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लेके चलते हैं ओ पॉइंट के अबाउट। ओ कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। अब हमें पता है कि एल होते हैं हमारे पास r क्रॉस p। अगर पूरे सिस्टम का चाहिए, हमें पूरे सिस्टम का निकालना है, तो हम इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ith पार्टिकल का अगर मैं लिख लूँ, ith पार्टिकल के लिए तो ri क्रॉस pi होगा, बट अगर टोटल सिस्टम का हमें l चाहिए पूरे सिस्टम का, तो ith पार्टिकल का लिख के फिर आगे मैं समीशन का साइन लगा दूंगी, i विल बी फ्रॉम 1 to n, मतलब पूरे सिस्टम का कैलकुलेट हो जाएगा n पार्टिकल्स के लिए। तो अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास आएगा dl बाई डी टी इज इक्वल टू समीशन ओवर i d बाई डी टी ऑफ ri क्रॉस पी आई। इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर मैं सिर्फ ith पार्टिकल के लिए देखना चाहूँ कि फोर्स कितनी होएगी, तो एफ आई इज इक्वल टू डी पी आई बाई डी टी। ठीक है, अब अगर पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या होना चाहिए कि जब तो सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल के केस में इंटरनल फोर्सेस जीरो होती हैं, क्योंकि एक ही पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल पे कोई अदर पार्टिकल की वजह से तो फोर्स नहीं लग रही, इसलिए ओनली एक्सटर्नल फोर्स का रोल आता है उसमें। बट अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स आपस में भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इंटरनल फोर्सेस, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो अलग से है ही। तो अगर हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उस केस में एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फोर्सेस का भी रोल आता है। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस को भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमें टोटल जब फोर्स का हमें मान लो नोटेशन देनी है, तो उसमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों आती हैं अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं टोटल अगर फोर्सेस की बात करूँगी ना, तो उस केस में फिर मैं दोनों देखूँगी, ith पार्टिकल पे, क्योंकि अदर पार्टिकल्स की वजह से भी लगेगी फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो है ही है। तो अगर ith पार्टिकल की बात करूँ तो उसमें देखिए क्या आएगा, एफ आई ओनली नहीं लिखूंगी, फिर इसमें एफ आई किसके इक्वल होगा, एफ आई ई, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो उस पर लग रही हैं प्लस जितनी भी इंटरनल फोर्सेस उस पर लगेंगी। अब इंटरनल फोर्सेस देखिए कौन से पार्टिकल्स लगाएंगे, कोई ith पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे जितने भी अदर पार्टिकल्स हैं वो सभी फोर्स लगाएंगे। तो अदर पार्टिकल्स जो है उनको मैं अगर जे से नोटेशन दे दूं, तो मैं लिख सकती हूँ एफ आई जे समीशन ओवर j इज इक्वल टू 1 to n एंड j कैन नॉट बी इक्वल टू i। ऐसा देखिए क्यों लिखा, जैसे सिस्टम में मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हैं, अब 3 पार्टिकल्स में अगर मैं सेकंड पार्टिकल की बात करूं, सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा इंटरनल, थर्ड भी लगाएगा,
तो फर्स्ट और थर्ड मतलब अदर पार्टिकल की वजह से लगेगी, सेकंड पे सेकंड पार्टिकल तो नहीं लगाएगा, सो जे कैन नॉट बी इक्वल टू आई बट इट विल बी फ्रॉम 1 to n, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है सभी की वजह से फोर्स लगेगी, लेकिन वो पार्टिकल खुद पे तो कोई इंटरनल फोर्स नहीं लगा रहा खुद से, इसलिए जे नॉट इक्वल्स टू आई लिखा है हमने यहाँ पे। नाउ ये तो हमें पता चल गया, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने नेट वैल्यू लिखी है। अब देखिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी को, तो आर आई तो एज इट इज़ रहेगा, डी पी आई बाई डी टी ये हमने अभी इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पे रख देंगे, तो ये वैल्यू है हमारे पास एफ आई ई प्लस समीशन ओवर j इज इक्वल टू 1 to n आई नॉट इक्वल टू j एफ आई जे। ठीक, तो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर आई क्रॉस एफ आई ई प्लस सॉरी दिस इंटू दिस, हाँ जी, प्लस आर आई क्रॉस समीशन ओवर j इज इक्वल टू 1 to n जे आई नॉट इक्वल्स टू जे एफ आई जे। सिंपली इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो सिर्फ ith पार्टिकल के लिए हमने आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी फाइंड किया है, अगर सभी पार्टिकल्स के लिए करना हो तो मुझे एक समीशन और लगाना पड़ेगा पूरे सिस्टम के लिए, तो समीशन ओवर आई विल बी फ्रॉम 1 to n। अगर हमने एक बार लिमिट पुट कर दी आई की कि 1 to n है, तो थ्रू आउट द सिस्टम वो सेम ही लिमिट रहती है, इसलिए बार बार आई की लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेंशन कर दी तो उसके बाद हम ओनली समीशन पे आई लिख देंगे, तो वो अंडरस्टूड है कि आई की वैल्यू 1 से n जा रही है। तो समीशन ओवर आई पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करने के लिए हमने समीशन लगाया है। अब इस टर्म पे भी समीशन आएगा, आर आई क्रॉस एफ आई ई प्लस, अब देखिए जो हमारे पास ये टर्म है इसमें एक तो समीशन है ही, इस समीशन को हम यहाँ लिख सकते हैं, आर आई जो है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि समीशन एक जी पे तो है, लेकिन अब आई वाला समीशन भी लेना है, तो हम चाहे तो 2 समीशन डाल दो या फिर सिंगल समीशन डाल के ना आई और जे दोनों मेंशन कर दो कि आई नॉट इक्वल्स टू जे है बट आई जे दोनों ही 1 से n जा रहे हैं, तो आर आई क्रॉस एफ आई जे इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज ये यूनिट जो है ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी।